let's begin this session for limit state method. We are already done with the basics of working stress method, जहां पे आपको एक चीज पता थी, इलास्टिक एनालिसिस चल रही थी और जो आप स्ट्रेसेस थे और स्ट्रेसेस पे आप फाइनल कंट्रोल लगा रहे थे, बट लोड पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं था. Now, in the case of limit state method, I have already told you that the limit states are basically divided into two different states. One is the limit state of collapse and another is the limit state of serviceability. दो अलग अलग स्टेट्स होती हैं which are basically classified here. Collapse का मतलब होता है कि टूट जाना तक वाली जाने की लिमिट, और सर्विसिबिलिटी का मतलब होता है सर्विस, वर्केबिलिटी खत्म हो जाना, काम देने की एबिलिटी खत्म हो जाना, वो सर्विसिबिलिटी खत्म हो जाना होती है. जैसे कॉलम मुड़ गया तो सर्विसिबल नहीं रहा, टूट गया तो कोलैप्स पे पहुंच गया. लिमिट स्टेट वो स्टेट होती है जो कभी अटेन नहीं हो सकती. इसका मतलब आप जो डिजाइन करते हो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके डिजाइन करते हो कि आप उस स्ट्रक्चर पे एक बेसिक लोड से ज्यादा कभी लोड आने ही नहीं दोगे और एक बेसिक स्ट्रेस से ऊपर की स्ट्रेस कभी आने ही नहीं दोगे. इस चीज को आप फिक्स पहले से ही कर देते हो. इसका मतलब व्हाट यू डू इज दैट इफ यू नो दैट 20 किलो न्यूटन इज द फाइनल लिमिट जहां पे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, तो आप ऐसे डिजाइन करोगे कि 10 के ऊपर की मैं जाने ही नहीं दूंगा. अगर 10 के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, आप फाइनल लिमिट ही 10 लगा दोगे तो स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं हो सकता. तो लिमिट स्टेट मेथड इज समथिंग लाइक दैट वेयर यू अप्लाई सम लिमिट्स व्हिच कैन नेवर बी अटेन्ड. दैट इज द सेफेस्ट मेथड व्हिच इज इन करंट यूज, अभी भी यूज किया जाता है. लिमिट स्टेट मेथड की एनालिसिस के केस में स्ट्रेसेस पे भी कंट्रोल होता है और लोड पे भी कंट्रोल होता है. लोड के लिए भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो और स्ट्रेसेस के लिए भी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हो. फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको समझाया था, स्टील के लिए भी यूज 1.15 एंड कंक्रीट के लिए भी यूज 1.5 बिकॉज ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल केस. क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज्यादा हो जाता है. लिमिट स्टेट मेथड की एनालिसिस समझने से पहले कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं. लिमिट स्टेट मेथड के अंदर इन्वॉल्व है और हमारे IAS 456 में गिवन है. पहला assumption ये है कि the plane section before bending will remain plane after bending. It means that the strain at any point across the cross section is directly proportional to the distance from the neutral axis. It means that इसका रेफरेंस क्या निकलता है? The strain diagram is linear. strain diagram हमेशा निकलेगा, हमेशा. आप कभी भी ध्यान रखना, स्ट्रेस डायग्राम चेंज हो जाएगा. WSM में स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर था, यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम लीनियर नहीं है, पैराबोलिक बन जाएगा, बट स्ट्रेन डायग्राम हमेशा लीनियर रहेगा चाहे कोई भी केस. इवन प्लास्टिक के केस में भी हम लेके चलते हैं और स्ट्रेन डायग्राम हमेशा लीनियर होता है. Second assumption, the maximum strain in the concrete at the outermost compression fiber is 0.0035. यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में आएगा आउटरमोस्ट कंप्रेसिव फाइबर में इन केस ऑफ बेंडिंग, मतलब आप बेंडिंग लगा रहे हो, बेंडिंग की वजह से जो कंक्रीट में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप होगा, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेन डेवलप होगा कंक्रीट में, इसके ज्यादा अलाउ ही नहीं करना है आपको, इससे ज्यादा स्ट्रेन अवेलेबल ही नहीं होगा आपके पास, मतलब कंक्रीट टूट जाएगा ऐसे मान के चलो, तो वो स्ट्रेन होगा आपका 0.0035, मतलब इससे ज्यादा अलाउड ही नहीं होगा, टूटेगा इतने पे नहीं. ये असम्पशन लगा के इस पर रोक दिया गया है. तो हम जब लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन कर रहे हैं तो हमने असम्पशन लगा दिया कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आप दे सकते हो 0.0035 तक दे सकते हो, इसके ऊपर आप दे ही नहीं सकते. फाइन. इसके मतलब जो ये मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा होगा वो इस स्ट्रेन के अगेंस्ट दे रहा होगा. कौन सी स्ट्रेन के अगेंस्ट? 0.0035 के अगेंस्ट. और जो आप रिस्पांस लेके चलोगे उस रिस्पांस पे फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हो. आप कंक्रीट में कितना लगाते हो? FCK क्यूब का स्ट्रेंथ था, FCK में 1.5 लगाया था, 0.67 FCK आया था, उस पे एक और 1.5 लगाया था, 0.45 FCK. किसके लिए? आपको लिमिट स्टेट में डिजाइन करना होता है. इसका मतलब जब 0.0035 स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा कंक्रीट के अंदर, और कंक्रीट जो रिस्पांस दे रहा होगा, जब स्ट्रेन देते हो तो रिस्पांस देता है, रिस्पांस किस फॉर्म में होता है? स्ट्रेस की फॉर्म में. वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.45 FCK हो सकता है, उसके ऊपर नहीं जाओगे. फेल कब होगा? FCK तो होगा, बट आपने रोक दिया, एक लिमिट लगा दी 0.45 FCK पे, उसे रोक के. लिमिट स्टेट मेथड. फाइन. बेंडिंग के केस में है ये, डायरेक्ट कंप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बेंडिंग की बात कर रहा हूं. बीम की बात हो रही है, बेंडिंग आती है बीम में, डायरेक्ट का कुछ केस नहीं. कॉलम के केस में डायरेक्ट का केस आएगा. The tensile strength of the concrete is ignored. Same assumption WSM में था, tensile strength concrete की कंसीडर नहीं करनी है. The relationship between the compressive stress distribution in concrete and the strain in concrete may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabola or any other shape. इसका मतलब एक चीज क्लियर है, यहाँ पे लीनियर नहीं है, स्ट्रेस डायग्राम लीनियर नहीं है. The stresses in the reinforcement are derived from the representative stress strain curve for the type of steel used. मतलब हर स्टील का एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज करके आप स्टील में डेवलप होने वाले स्ट्रेसेस कैलकुलेट करोगे. अभी देखते हैं उसको. लास्ट असम्पशन ये है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द रीइंफोर्समेंट इन एट द फेलियर कंडीशन शैल नॉट बी लेस देन Fy अपॉन 1.15 ES. ये ऐसे है, Fy अपॉन 1.15 into ES प्लस 0.002. ये मैक्सिमम स्ट्रेन है. मतलब ये कह रहे हैं कि जब भी फाइनल जो स्ट्रेन आएगा, जो डेवलप हो सकता है
कंक्रीट में वो कितना था 0.0035। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील में डेवलप हो सकता है वो कितना होगा, वो इतना होगा, ऐसा ये बोलते हैं। क्यों होगा, कैसे होगा भी देखते हैं। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इन असम्पशन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टील के थ्रू, फिर बात करेंगे कंक्रीट। जो हमारा स्टील है उसका अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील, द स्टील के स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं सबसे पहले। लेट्स टॉक अबाउट स्टील। स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर बनाते हैं हम, तो दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। दिस विल बी द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। यहाँ पे आगे हमारा स्ट्रेन, दिस इज द स्ट्रेन, एंड इन दिस केस वी विल गेट द स्ट्रेस। अब मुझे एक चीज पता है कि स्टील के केस में जो एक्चुअल में स्ट्रेंथ आता है वो Fy होता है, जो मैं यील्ड स्ट्रेस लेके चलता हूं। मतलब कुछ ऐसा जाता है मेरा डायग्राम, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स मेक इट ब्लैक। यहां से ऐसे जाएगा एंड उसके बाद इट विल गो लाइक दिस। इट मींस दैट द स्ट्रेस विल बी कांस्टेंट। दिस इज फॉर Fy, ये Fy वैल्यू है। यहां तक ये गया एंड उसके बाद इट इज कांस्टेंट, और जहां तक ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन में गया है, जहां तक ये प्रोपोर्शन में गया है, यू नो दैट दिस वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ प्रूफ स्ट्रेन व्हिच इज 0. बताओ अगर मैं यहां से यहां तक का स्ट्रेन लिखूंगा, ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की, दिस वैल्यू विल बी 0.002। ये वैल्यू आ रही होगी यहां तक की। इतनी वैल्यू के बाद देयर विल बी अ कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस वेयर द स्ट्रेन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इट मींस दैट द स्ट्रेन इज गोइंग अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। स्ट्रेन यहां तक पहुंच गया, दिस इज द फाइनल पॉइंट, यू कैन से दैट, एंड यू कैन इंक्रीज दिस डिस्टेंस आल्सो इफ यू वांट। ये कोड हमारा ये कहता है कि जो फाइनल स्ट्रेन आएगा यहाँ पे, ये फाइनल स्ट्रेन की भी एक लिमिट है। अब देखो, जब आप एक्चुअल में बात कर रहे थे टेस्टिंग करके, तो आपको Fy स्ट्रेंथ आ रहा था, बट आप जब एनालिसिस और डिजाइन में यूज करोगे तो आप क्या करोगे, इस Fy में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हो 1.15। मतलब आपके लिए जो स्ट्रेस है वो ये Fy अपॉन 1.15। मुझे एक चीज पता होता है, जो मेरा यंग्स मॉडुलस होता है, इसका मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है मेरा, Fy अपॉन 1.15 अपॉन स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेन अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा Fy अपॉन 1.15 ES, यही आएगा। एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जो आपका स्ट्रेस फाइनल हो गया था वो वैल्यू आ गई थी Fy अपॉन 1.15 अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लेके चलते हो। इसका मतलब यहां से यहां तक जो डिफॉर्मेशन आई इन द इनिशियल पोर्शन, व्हेन this is in direct proportion, when the stress is directly proportional to strain, then in that particular case the deformation which occurs was 0.002। उसके बाद यहां से यहां तक, from this point to this point, जो डिफॉर्मेशन आपके केस में आई है वो डिफॉर्मेशन कितनी आई है, इतनी आई है। दिस इज द डिफॉर्मेशन, दैट इज Fy अपॉन 1.15 ES। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बता दो मुझे ये पूरा डिफॉर्मेशन कितना आया है फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो आप यही तो बोलोगे सर जो फाइनल पूरा स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हुआ है वो पूरा स्ट्रेन तो यही है ना, 0.002 प्लस Fy डिवाइडेड बाय 1.15 ES, यही है ना। तो इसका मतलब जो कोड ने असम्पशन में बोला है वो गलत नहीं बोला, कोड ने एकदम सही बोला। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया, किसकी बात होगी, स्टील की होगी। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आया था स्टील के अंदर, Fy अपॉन 1.15। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस Fy अपॉन 1.15 को मैं 0.87 Fy भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 अपॉन 1.15 क्या होगा 0.87, so that is 0.87 Fy। ये स्टील की बात हो गई। सिमिलरली इफ यू विल टॉक फॉर कंक्रीट, अगर आप कंक्रीट की बात करते हो तो अभी हमने स्टील की बात कर ली है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्रीट। जब आप कंक्रीट की बात करोगे द स्ट्रेस डायग्राम, द स्ट्रेस स्ट्रेन फिगर फॉर कंक्रीट इज समथिंग लाइक दैट कि when you start applying the load, जब आप लोड लगाने लग जाओगे, स्ट्रेन देने लग जाओगे, तो what will happen is that this diagram will go like this, कुछ ऐसे करके जाएगा, it will go like this, एक certain point तक ही ऐसे करके जाएगा like this। जिस पॉइंट पे इसके पास जो वैल्यू आ रही होगी, this value of stress will be the final stress which you can allow, and after this point जब ये स्ट्रेस अटेन कर लेगा, what will happen is that there will be a continuous deformation, और ये डिफॉर्मेशन एक फाइनल वैल्यू तक जाएगी, जो फाइनल वैल्यू लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, कितनी स्ट्रेन तक जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे दो वैल्यू हो गई आपकी, एक स्ट्रेन यहाँ तक आते आते हो गया और वो स्ट्रेन कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ गया, और कहां तक बढ़ता हुआ कितना हो जाएगा 0.0035 तक जाएगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, जब आपने लोड लगाना शुरू किया, स्ट्रेन डेवलप करना शुरू किया, तो पहले ही एक कर्व गया 2 डिग्री कर्व, मतलब ये पहले जो कर्व था ये पैराबोलिक कर्व था।
एक सर्टेन पॉइंट तक जब ये अपना यील्ड स्ट्रेन अटेन कर लेता है, 0.002 तक पहुंच जाता है, उसके बाद जब ये यील्ड स्ट्रेन अटेन कर लेगा तो इसके पास एक फाइनल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये रिस्पांस नहीं दे पाएगा, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा लेकिन रिस्पांस नहीं आएगा। ये जो फाइनल स्ट्रेस की वैल्यू देगा, अब आप मुझे बताओ जब आप क्यूब लेते हो तो क्यूब का जो स्ट्रेस निकल के आता है वो कितना आता था, FCK। फिर आपने एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था 1.5, तो आपका आया था 0.67 FCK। फिर आपने एक एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था 0.67 FCK पे अपॉन 155, तो आपका जो फाइनल डिजाइन के लिए आया था वो 0.45 FCK आया था। मतलब मुझे इस पे रोक देना, इट मींस दैट दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हिच इज कमिंग हियर, दिस इज 0.45 FCK। इस पॉइंट से स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट रहेगा यहां तक, पहले पैराबोलिक तरीके से बढ़ेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन, फिर इस पॉइंट पे जब ये स्ट्रेन इतना हो जाएगा, फाइनल इस पॉइंट पे आते आते स्ट्रेस हमेशा सेम ही रहेगा 0.45 FCK। दिस इज 0.45 FCK। स्ट्रेस सेम रहेगा, स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। एक कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब देखो, जब आप लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हो, सिंगली बीम की बात करते हो, सिंगली बीम की एनालिसिस की बात करते हो, बेसिक एनालिसिस की बात करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस यू नो दैट कि अबव द न्यूट्रल एक्सिस देयर इज ओनली कंक्रीट इन केस ऑफ सिंगली बीम, एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस देयर इज कंक्रीट एंड स्टील। बट as per the assumption, the concrete which is present below the neutral axis is of no use, that is useless. So it means that only steel is basically important below the neutral axis. तो वहां स्टील की बात होगी। तो अगर मैं इसी कर्व को सीधा कर दूं, तो आई कैन से दैट कि जहां भी कंक्रीट प्रेजेंट है वहां पे एक ऐसा कर्व बन सकता है। अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की बात करूं और मैं कहूं ये न्यूट्रल एक्सिस है मेरा, तो आप ये कह सकते हो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्योंकि कंक्रीट है तो ये पैराबोलिक और ये इस तरीके से कुछ कर्व बनेगा जो ये फाइनल इस पॉइंट तक जाएगा, और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वो 0.45 FCK होगा, और यहाँ इस पॉइंट से ये सीधा लाइन होके जाएगा, यहां से यहां तक ये पैराबोलिक गया होगा, यहां से यहां तक ये पैराबोलिक गया होगा। आप बोलोगे सर इस तरीके से स्ट्रेस डायग्राम बनेगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट प्रेजेंट होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना आ सकता है कंक्रीट में, 0.0035। कौन से केस में, कंप्रेसिव केस में। कंक्रीट में तो कंप्रेशन ही चाहिए ना, बेंडिंग का केस। स्टील में कितना आ सकता है टेंसाइल केस में, Fy/1.15 ES बचा वाला, और पहला वाला दैट इज 0.002। तो वो तो रहेगा ही रहेगा। एक तो यील्ड होने के बाद वाला डिफॉर्मेशन वाला है, एक उससे पहले वाला जो आपका नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल तरीके से चल रहा था। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर मेरे पास सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है तो मैं कैसे उसमें लिमिट स्टेट मेथड वगैरह चीजें अप्लाई करूंगा, थोड़ा समझ लेते हैं। ये मेरे पास सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, एंड लेट्स से दैट दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, फाइन, एंड इन दिस एक्सिस वी विल ड्रॉ द रिइंफोर्समेंट। सीधा हो गया होगा। यहां पे रिइंफोर्समेंट बना लेते हैं, दिस इज 1 2 3 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रिइंफोर्समेंट हो गए मेरे। अब लेट्स ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द स्ट्रेस डायग्राम यू नो दैट कि यहां पे एक एक्सिस खींचेगी। अब देखो, लिमिट स्टेट मेथड ये कहता है कि क्योंकि आपके पास जो कंक्रीट व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज बेसिकली ऑफ नो यूज, बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हेन द कंक्रीट इज ऑफ नो यूज, तो उसका कोई डायग्राम ही नहीं बनाना है। वो बोलता है WSM में क्या था, बनाना पड़ता था, स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे बट यूज नहीं करते थे। ये बोलता है जब बनाने नहीं यूज नहीं करना तो बनाना क्यों है, तो ये कहता है सिर्फ नीचे एक ही स्ट्रेस डायग्राम बनेगा जो स्ट्रेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता होगा, दैट इज दैट ऑफ स्टील। ये बना दिया मैंने स्टील का। स्ट्रेस डायग्राम स्टील का कुछ नहीं आता, आप जानते हो सिर्फ एक लाइन आता है और एक एरो आता है। ये मेरा स्ट्रेस डायग्राम स्टील का बन गया। स्टील में जो स्ट्रेस आ रहा होगा, अब इसने स्ट्रेस में भी लिमिट लगाई है, कितना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से Fy/1.15 इसने स्टील बनाया है, जो स्ट्रेस बनाया है। इसका मतलब यहां पे अगर मैं FT की बात करूंगा, जो फोर्स आ रही होगी मेरी टेंसाइल फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होगा, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया कितना है यहाँ पे, लेट्स से दैट दिस एरिया इज AST। यहाँ पे इलास्टिक एनालिसिस नहीं है, मॉडल रेशियो ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली व्हाटएवर द वैल्यू इज यू हैव टू डायरेक्टली यूज दैट वैल्यू। सबसे अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए WSM वाज इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, नाउ यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई द केसेस। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, दिस इज नॉट द इलास्टिक एनालिसिस, दिस इज द एक्चुअल एनालिसिस। तो AST का मतलब AST यूज होगा यहाँ पे। ये AST है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात करो, स्ट्रेस कितना है यहाँ पे, Fy/1.15, ये स्ट्रेस है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ, इनटू AST। इसका तो फोर्स आ जाएगा 0.87 Fy AST, ये फोर्स आ गया यहाँ पे। दिस इज द टेंसाइल फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट हियर, ये टेंसाइल फोर्स आ गया। अब कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं। देखो एक चीज क्लियर है, यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो स्ट्रेट हो जाएगा।
आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो पहले स्ट्रेट खींच लेते हैं। The stress diagram will be like this after a certain portion, and that portion will be actually parabolic, and though it will go like this. थोड़ा सा बेटर बना देते हैं, यहां से लेके आते हैं, it will go like this। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा लिमिट स्टेट मेथड में कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रेस आ रहा होगा, स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो आप मुझे बताओ व्हाट विल बी दिस वैल्यू। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना, 0.45 FCK आप दे सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हिच यू कैन हैव इन दिस पर्टिकुलर, दैट इज कंक्रीट। ये पूरा कंक्रीट, और ये जो कर्व है इसकी कोई शेप नहीं बता सकते, ये अजीब सी शेप का है। दिस इज नॉट दिस प्रॉपर शेप बिकॉज़ दिस इज एब्सर्ड शेप, पैराबोला प्लस स्ट्रेट का कॉम्बिनेशन है। नाउ इफ यू विल ड्रॉ द स्ट्रेट डायग्राम, यू नो दैट द स्ट्रेट डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर। The straight diagram will be like this. Straight diagram हमेशा linear ही बनेगा, and then you have to draw the linear stress diagram, straight diagram, which is like this. WSM में strain और stress दोनों linear थे। strain की बात करते हैं। strain की अगर आप बात करोगे तो strain के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, यहाँ पे जो strain आएगा वो Fy upon 1.15 ES plus 0.002, ये स्टील के अंदर आया strain। यहाँ पे दो स्ट्रेन आ रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन। यहाँ पे आएगा 0.002, यहाँ पे आएगा 0.0035, किससे कॉरेस्पॉन्डिंग 0.45 FCK कॉरेस्पॉन्डिंग, 0.002 भी 0.45 FCK कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक द स्ट्रेन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग बट द स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट, यू नो दैट। So this is the stress strain diagram in case of singly reinforced beam. Now let's analyze this, let's understand this and calculate the compressive forces. You have already calculated the tensile forces. Now we have to calculate the compressive forces. Compressive forces calculate करने के लिए you have to consider this whole area. आपको ये पूरा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज इस पूरे एरिया में कंक्रीट है और पूरा का पूरा इफेक्टिव है, पूरा का पूरा इफेक्टिव है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, अभी तक आप जब भी लिख रहे थे फोर्स की वैल्यू तो आप लिख रहे थे एवरेज स्ट्रेस इनटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एवरेज स्ट्रेस इनटू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब लिमिट स्टेट मेथड में एक छोटा सी चीज आ गई जिसको मैं एडिशनली आपको समझा देता हूं। लिमिट स्टेट मेथड के अंदर नाउ व्हाट यू विल डू, व्हेनेवर यू हैव टू राइट द फोर्स, whenever you have to write the value of force, you will always write the force like force is equal to the width into the area of stress diagram, area of stress diagram, the width into the area of stress diagram। width किस चीज का, width of the section, जो भी corresponding section होगा into उसके सामने जो stress diagram बन रहा होगा उसका एरिया लिखना होगा आपको हमेशा, उसका एरिया लिखना होगा आपको हमेशा। width into the area of stress diagram, width की जो यूनिट होगी ये mm में होगी, into area of stress diagram, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस की यूनिट आएगी this is न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू आएगी ये कुछ नहीं है, ये हमेशा डायमेंशन होगा, ये हमेशा इसकी डेप्थ होगी, डेप्थ की कोई पार्ट की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये भी बेसिकली mm में होगा। तो mm स्क्वायर, ये पूरा mm स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब आपको जो फाइनल मिलेगा वो न्यूटन में मिलेगा। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स। तो इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड यू विल ऑलवेज राइट द फोर्स इज इक्वल टू विड्थ इनटू द एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। वहां कैसे लिखते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एवरेज स्ट्रेस, यहाँ पे विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, कांस्टेंट विड्थ इनटू द एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम जहां तक सेम चल रहा है, जहां तक क्रॉस सेक्शन की विड्थ सेम चल रही है वहां तक स्ट्रेस डायग्राम कंसीडर करना। देखते हैं अभी कैसे, इतना समझ में आ गया होगा। विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, इसको हटा देते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे। नाउ व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द कंप्रेसिव फोर्सेस, इसका मतलब ये हो गया यहां से यहां तक का जो विड्थ है, दिस विड्थ इज बी ओनली, तो विड्थ तो पूरा बी है, बट एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम अगर मुझे लिखना है तो ये स्ट्रेस डायग्राम है। दिस इज नॉट पैराबोलिक, अगर पैराबोलिक होता तो 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट लिख देते, सीधा एरिया हो जाता। अगर मेरा ये रेक्टेंगुलर होता तो सीधा बेस इंटू हाइट लिख देते, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज नीडर पैराबोलिक कंप्लीटली, नॉर इट इज टोटली रेक्टेंगुलर, इट इज अ मिक्स ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉपर एरिया। तो यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, तभी तो मैं एरिया को विद से मल्टीप्लाई करके आई कैन गेट द कंप्रेसिव फोर्स, बिकॉज़ आई हैव द टेंसाइल फोर्स, आई हैव टू कैलकुलेट द कंप्रेसिव फोर्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द एरिया। तो अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रेस तो मुझे पता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, वी हैव टू कैलकुलेट कि ये डेप्थ का कौन सा पार्ट है, ये क्या वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है। अब आप मुझे इतना बताओ यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू होगी। यहां पे जो एक्चुअल रियल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है उसको डिनोट किया जाता है
एक्स यू की टर्म्स में। एक्स यू इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यू कैन से दैट रियल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड में। तो ये लिमिट स्टेट मेथड का एक्स यू है, और यहां से यहां तक का दिस पोर्शन विल बिकम डी माइनस एक्स यू, बिकॉज दिस टोटल विल बी डी। टोटल तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ डी ही चलेगा, दिस इज डी एंड दिस इज डी माइनस एक्स यू। क्लियर? इसके बाद ये कोई पोर्शन होगा ए, ये कोई पोर्शन होगा बी, ये दोनों एक्स यू के कुछ पार्ट होंगे। तो लेट्स कैलकुलेट दीस पोर्शंस फर्स्ट। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दीस पोर्शन यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो एंड इस जगह पे लिख लेते हैं, वी विल राइट हियर, इसको हटा के ऐसे लिख लेते हैं एंड यहां पे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। सी, इसको यहां से ध्यान से देखो तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज बी, दिस इज बी, ये भी तो बी हुआ ना, ये बी हुआ और ये ए हुआ। इसका मतलब ये वाला पोर्शन बी है एंड ये वाला पोर्शन ए है, होगा? फाइन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाय 0.0035। वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, बी अपॉन एक्स यू, दिस इज 0.002 divided by 0.0035. You can write it like this, b upon xu. यहां से you can calculate that b is equal to 4 upon 7 xu. अगर b 4 upon 7 xu आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, अगर b 4 upon 7 xu आ गया, इसका मतलब एक चीज क्लियर है, b upon 4 upon 7 xu, अगर b तो a कितना हो जाएगा, this will be 3 upon 7 xu. It means that you have the values of a and b. a and b आपने निकाल लिया है। Now if you have the value of a and b, now you can calculate the value of area. How you can calculate the area? कैसे निकालोगे? See this. You have this area, now I have to write the value of area. ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं। मान लो this is area number 1, which is rectangular. This is parabolic, which is area number 2. Now let us see this. What we have to do is that we have to write the area. तो area अगर 1 के लिए लिखोगे, ऊपर वाले के, this is rectangular. This is 0.45 FCK into A. This A is 3 upon 7 XU into 0.45 FCK. ये आपका हो गया A1. Similarly, you can write A2. A2 मतलब इस पैराबोला का एरिया, पैराबोला का एरिया होता है 2/3 इंटू बेस, बेस कितना है 0.45 FCK, हाइट कितना है इसका 4 upon 7 XU, जो पैराबोला वाला पोर्शन है 4 upon 7 XU. तो दिस इज एरिया A2. आपको फोर्स चाहिए, फोर्स का मतलब होता है एरिया विस्कस डायग्राम इनटू द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, फोर्स मिल जाएगी। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो आई कैन से दैट दिस फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया A1 इनटू द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज B प्लस एरिया A2 इनटू द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन व्हिच इज B, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू एरिया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू 0.36 FCK B XU. This is the compressive force FC. तो compressive force FC का वैल्यू आ गई 0.36 FCK B XU. कैसे आगे समझ में आ गया होगा? FCK क्या होता है यहाँ पे? FCK मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो आप FCK लेके चलते हो। FCK पे जब आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था 1.15, FCK आपको पहले से ही पता है, कंक्रीट के केस में FCK वाज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उस पे 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के 2 बार आपने 0.45 बनाया था उसको, FCK वाज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, आपको पता है वो चीज। तो यहां से आपने कंप्रेसिव फोर्स निकाल ली। नाउ द पॉइंट इज दैट कि कंप्रेसिव फोर्स तो निकाल लिया, टोटल फोर्स पता लग गया कि दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम एंड द टोटल फोर्स विल बी एक्टिंग समवॉट लाइक दिस। ये टोटल फोर्स कहीं लग रही होगी, दिस विल बी द कंप्रेसिव, बट द पॉइंट इज दैट कि ये ऊपर से कितने पॉइंट पे लग रही है। That is the case because we have to calculate the value of this particular distance कि कितने पॉइंट पे लग रहा होगा। Let's say that this is y bar, ये y bar डिस्टेंस पे लग रहा है। Now FC is basically the combination of two forces. This is F1 and F2. F1 and F2 समझ में आ गया होगा, A1 और उसको B से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को A2 को B से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे F1 और F2 का समेशन FC है, यही ऐड किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने ऐड किया कि भाई F1 जो है, FC जो है ये F1 है, ये F2 है, इन दोनों का समेशन है। अब पॉइंट ये है कि ये लग कहाँ रहा होगा, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे y बार निकालना पड़ेगा टॉप से, जो होगा F1 y1 बार प्लस F2 y2 बार डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2। दिस विल बी द एवरेज डिस्टेंस जहां पे फोर्स लग रही होगी। y1 बार और y2 बार वो डिस्टेंस है जहां पे F1 और F2 लग रहा होगा।
F1 was the force which was the force in this particular portion, that is ये यहां से इसके सीजी में लग रहा होगा, इस एरिया के सीजी में, ये एरिया 3/7 XU पे, इसका मतलब ये 3/7 के आधे पे लग रहा होगा, इसका मतलब यहां से इफ यू वांट टू राइट तो इसी के सामने लिख लेते हैं, ये आपने यहाँ पे फोर्सेस निकाला था, एरिया ये वाला जो था, इसके सामने अगर मैं y1 बार लिखूंगा तो मैं ये कह सकता हूं दिस विल बी 3/7 टू द 14 XU पे लग रहा होगा, ये 3/14 XU पे सीधा रेक्टेंगल का आधा। और जब पैराबोला की बात करोगे तो इसका जो y2 बार आएगा दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसका y2 बार लिखोगे तो ये तो पूरा रेक्टेंगल प्लस CG ऑफ पैराबोला, रेक्टेंगल प्लस CG ऑफ पैराबोला, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी रेक्टेंगल तो पूरा 3/7 XU, अब पैराबोला का CG होता है 3/8 ऑफ जो उसका टोटल विड्थ होगा, दिस इज 4/7 XU, ये y2 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास y1 और y2 दोनों आ चुके हैं, तो बस नाउ यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ F1 y1 F2 y2 अपॉन F1 प्लस F2, ये वैल्यू जो आपको मिलेगी, ये मिलेगी 0.416 XU। इसका मतलब जो y बार जहां पे फोर्स लग रहा होगा ये टॉप से 0.416 XU पे लग रहा होगा। और IS 456 का जो कोड था, उसने IS 456 जो हमारा कोड है उसके 2000 वर्जन में उसने इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये बोला कि आप y बार को राउंड ऑफ करके 0.42 XU मानोगे। पहले नहीं था, 2000 से पहले यही लिखा जाता था। अगर कभी एग्जाम में लिखा होता है कि कोडल प्रोविजन इसको यूज करो, 2000 से पहले का है, तो आप 416 यूज करोगे, अदरवाइज यू विल यूज 0.42 XU। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि द कंप्रेसिव फोर्सेस आर 0.36 FC के BXU, जो कितने डिस्टेंस पे लग रही है, टॉप से 0.416 XU पे ये लग रहा होगा। XU is the depth of neutral axis, which is the actual depth of neutral axis. Clear? अब मुझे बताओ, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि there was a term which was known as lever arm. Lever arm was the term जो फोर्सेस एक्चुअली मोमेंट लगाती थी, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करके लिखते थे। Lever arm was actually the distance between the compressive force and the tensile force. इसका मतलब in this particular figure, if you want to write or show the lever arm, तो you will say this is compressive force, this is my tensile force. तो this portion will be the lever arm. कंप्रेसिव फोर्स जो है वो ऊपर से y बार डिस्टेंस पे लग रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है। तो लीवर आर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि लीवर आर्म विल बी इक्वल टू d माइनस 0.42 XU होगा। ऊपर से 0.42 XU पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था, तो लीवर आर्म d माइनस 0.42 XU होगा। अगर लीवर आर्म d माइनस 0.42 XU है तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए कंप्रेशन साइड से लिखूंगा, कंप्रेशन साइड से, तो दैट विल बी इक्वल टू द कंप्रेसिव फोर्स इनटू द लीवर आर्म व्हिच इज इक्वल टू 0.36 FCK B इनटू XU ब्रैकेट d माइनस 0.42 XU। ये मेरा कंप्रेसिव फोर्स हो गया, दिस इज माय कंप्रेसिव फोर्स इनटू द लीवर आर्म। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया कंप्रेशन साइड से। And if I want to write the moment of resistance from the tension side, this will be the tensile force into the lever arm. Lever arm तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो फोर्सेस के बीच का होता है। This will be equal to 0.87 Fy AST फोर्स हो गया d माइनस 0.42 XU, ये मेरा लीवर आर्म हो गया। तो ये मुझे मिल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और एक्चुअल में ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही होंगी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द बीम, so these values will be finally सेम। समझ में आ गया होगा, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। एग्जाम में ये जो आपको मैंने वैल्यूज समझाई है ये एक्चुअल वैल्यूज है, ये आइडियल वैल्यूज है। नाउ इन द केस ऑफ एग्जाम व्हाट दे विल डू, दे विल चेंज द वैल्यू। ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है ये तब फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब ये सारी वैल्यूज जो मैंने यहाँ बनाई है ये सारी वैल्यूज ऐसे के ऐसे हैं, दैट इज ये 0.45 FC के हैं, ये 0.45 FC के है, ये 0.0035 है, 0.002 है, स्ट्रेस डायग्राम की शेप ऐसी है, तब ही ये सब वैलिड है। एग्जाम में कभी कभी ये लोग क्या कहते हैं, एग्जाम में व्हाट दे डू इज दैट समटाइम्स दे विल से कि योर स्ट्रेस डायग्राम विल बिकम्स rectangular like this, above the neutral axis also this will become triangular, something like this, and the strain diagram is always linear, which is the same strain diagram which is like this. strain diagram कुछ ऐसे ही है, बस आपका स्ट्रेस डायग्राम चेंज हो गया और उसकी वजह से आपकी वैल्यूज भी चेंज हो गई बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहेंगे यहाँ पे 0.40 FCK हो गया है, 0.45 की जगह 0.0030 हो गया, ये 0.002 ही है। तो ऐसे केसेस में व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, और यहाँ पे द एरिया व्हिच इज ट्रायंगुलर, तो अगर आपसे फोर्स पूछा जाता है तो आप आराम से फोर्स निकाल सकते हो, अगर आपसे डिस्टेंस पूछे जाते हैं तो आप डिस्टेंसेस भी निकाल सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट। कैसे करोगे, बहुत आसान है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, दिस इज
XU अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस पे ये वैल्यू आ रही है तो आप आराम से निकाल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे आपको वैल्यूज मिल जाएगी। आपसे कंप्रेसिव फोर्स पूछा जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू द विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे तो लिखते हो आप। विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास ये कांस्टेंट चल रहा है ऊपर से नीचे तक, रेक्टेंगुलर बीम है। एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कैसे लिखोगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रेस डायग्राम आपके पास है, तो एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे आप हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं है। एग्जाम में अगर चेंज करने को बोलेंगे, जैसे आपसे बोल दिया कि भाई फॉर एग्जांपल कुछ भी कर सकते हैं, आपसे कहेंगे पहले ऐसे जा रहा था अब ऐसा हो गया, पूरा ट्रायंगल है तो डायरेक्ट एरिया निकाल दोगे, बट अगर इस तरीके से बोलेंगे तो फिर वही चीज होगी कि अब आपको निकालना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे आप कैसे, स्लोप लेके, जैसे अभी बताया मैंने आपको, सिमिलर ट्रायंगल लेना, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, इसको 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे। इसके लिए एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम जैसे जो भी दिया होगा 0.40 अस्सी के दिया होगा तो 0.4 अस्सी के इनटू दिस ए जो आपने निकाला होगा सिमिलर ट्रायंगल लगा के, प्लस एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम हाफ बेस इनटू हाइट इनटू बी, यहां तो हाफ बेस इनटू हाइट लिख जाएगा। फिर y1 बार y2 बार निकालोगे और एवरेज लोगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इधर डेप्थ में इस चीज को समझा दिया है। आई होप दैट आई मेड माय पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं एक और चीज की। हमें यहाँ पे जो हमने अभी फिगर समझा था, एक चीज यहाँ पे हमारी क्लियर हो गई थी कि हमारे पास जो स्ट्रेन आ रहा था वो यहाँ पे 0.0035 था और ये डिस्टेंस था मेरा XU, और ये मेरा जो डिस्टेंस था नीचे वाला ये था D माइनस XU, और फाइनल जो स्ट्रेन आ रहा था वो ये आ रहा था। इसके मतलब यहाँ पे एक चीज हम और लिख सकते हैं, वी कैन राइट वन मोर थिंग हियर, दैट इज दिस इज 0.0035 divided by, or in the other way around you can also write it like this, that Fy divided by 1.15 ES plus 0.002 divided by 0.0035, this will be equal to D minus XU divided by XU। ले सकते हैं इसको, D minus XU divided by XU, you write it like this। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर है, मुझे एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज दैट डेप्थ जो एक्चुअल में आपका वहां पे क्रिटिकल डेप्थ था, जो वहां पे क्रिटिकल डेप्थ था वो यहाँ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज D अपॉन XU माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू Fy अपॉन 1.15 ES 2 इंटू 10⁵ लगा दो इसे, प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035। 1 को इधर भेज के जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये जो टर्म मिलेगा, ये मिलेगा XU इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 700 प्लस 0.87 Fy into D। You will get this value। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे you will get this value। X is equal to 1100 upon 700 plus 0.87 Fy into D। अब यहाँ पे ये जो टर्म आपके सामने निकल के आई है, यहाँ पे ये जो XU है, अगर मैं इस XU को if this XU is equal to XU limiting, मतलब जो मेरा फाइनल लिमिटिंग डेप्थ होगा जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं चेक करूंगा कि मेरा सेक्शन अंडर रेनफोर्स है कि ओवर रेनफोर्स है, मतलब अगर मेरा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो XU था वो XU लिमिटिंग से कम आएगा, तो एक्चुअल डेप्थ अगर कम आता है तो क्या होता है अंडर रेनफोर्स, ज्यादा आता है तो क्या होता है ओवर रेनफोर्स, बराबर होता है तो क्या होता है बैलेंस। बैलेंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। बैलेंस का मतलब क्रिटिकल सेक्शन। और यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन जैसा कुछ भी नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां पे इन द केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ओवर रेनफोर्स सेक्शन हैज नो एग्जिस्टेंस। इन द केस ऑफ WSM ओवर रेनफोर्स sections were there, but in the case of limited state method there is no existence of over reinforced section। If the section is getting over reinforced then you have to make it doubly, and if the doubly is getting over reinforced then you have to redesign the section, but you have to make it under reinforced or limiting only। In the case of examination, theoretical examination will make it limiting, that is critical, but in the case of actual cases, in the practical cases, what we do is that we provide it under reinforced, that you already know, but over reinforced is in no case allowable or practical। तो यहां पे अगर ये XU लिमिटिंग होता है तो ये Fy की वैल्यू बदलती चली जाती है। नाउ Fy क्या है, स्टील का यील्ड वैल्यू। Fy की वैल्यू तीन तरीके से यहां पे होती है, हमारे पास तीन तरीके का स्टील होता है, या तो Fy 250 होगा माइल्ड स्टील, या फिर Fy मेरा 415 होगा HYSD, या फिर HYSD में 500 होगा। अगर आप ये तीनों वैल्यूज लगाते जाते हो, अगर Fy को आप 250 लगाते हो तो XU लिमिटिंग जो आपका निकल के आता है ये आता है 0.53 इंटू D XU लिमिटिंग माइल्ड स्टील के लिए। जब आप 45 लगाते हो तो आपका XU लिमिटिंग निकल के आता है, दिस इज इक्वल टू 0.45
0.480। जब आप 500 लगाते हो तो आपका XU लिमिटिंग निकल के आता है, दिस इज इक्वल टू 0.460। तो दीज आर द थ्री वैल्यूज व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर XU लिमिटिंग। क्यों XU लिमिटिंग क्यों याद रखना है? XU लिमिटिंग इसलिए याद रखना है कि जब आप XU निकालोगे देन यू हैव टू कंपेयर। फॉर द कंपैरिजन यू शुड नो दीज वैल्यूज, बिकॉज अगर वैल्यू इससे कम आएगी तो वो आपकी अंडर इन्फोजोआ सेक्शन, कैसा भी हो, चाहे T हो चाहे कैसा भी हो, इसी से कंपेयर करना है। तो दीज आर द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर limit state method, which depends upon only on the type of steel and the depth, that is the effective depth। तो अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो आपको आगे इफेक्टिव डेप्थ और द टाइप ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है मेरा लिमिटिंग डेप्थ, और लिमिटिंग डेप्थ डिसाइड करेगा कि सेक्शन अंडर है कि ओवर है। ओवर आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, तो अंडर ही यू हैव टू डिजाइन ऑलवेज। तो हमने यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक तो हमने फोर्सेस निकालने का तरीका समझ लिया है कि इफ द स्ट्रेस डायग्राम एंड द स्ट्रेन डायग्राम इज विद अस देन वी कैन कैलकुलेट द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस, एंड आल्सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बिकॉज इफ वी नो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन की व्हाटएवर द फाइनल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन दैट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ कंक्रीट एज वेल एज इन द केस ऑफ स्टील, स्टील में फाइनल कितना स्ट्रेन हो सकता है तभी उसके बाद तो स्टील फेल हो जाएगा, लिमिट लगाई हुई है आपने, और कंक्रीट में कितना हो सकता है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा फाइनल न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहां से कहां मैक्सिमम जा सकता है वो निकालना का तरीका ये लिखा हुआ है। उनकी वैल्यूज ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना। ये जो मैंने यहां बनाया है ये लिख के आपको दिखाया है कि सिंप्लीफिकेशन आपको बेसिक अपने माइंड में रखना है, अदरवाइज दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, ये आपको रख लेना है। डी दिया होगा सीधा मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। XU लिमिटिंग 415 के लिए 0.480 सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो इसका मतलब इतना हमें क्लियर हो गया, लिमिट स्टेट मेथड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है सिंगली बीम का। सिंगली बीम के सेकंड पार्ट में सिंगली बीम की एनालिसिस है, डिजाइन है, फिर डब्ल्यू की एनालिसिस है, डब्ल्यू की डिजाइन है, और फिर टीबी में द सेम थिंग व्हिच वी हैव कवर्ड in our WSM, then we have to cover all those things in limit state method also, but the point is that here you will cover a little faster। या हम एक चीज में दो दो चीजें कर लेंगे क्लास के अंदर, क्यों? कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। वहां पे कैसे करते थे और यहाँ पे कैसे करते हैं, वहां इलास्टिक ज्यादा था, लीनियर था, यहाँ पे लीनियर नहीं है, पैराबोलिक प्लस सीधा स्ट्रेट है, तो हैफोजर्ड अजीब सा एरिया है, तो उसको भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे उसको यूज किया जाता है, कैसे आप डिजाइन करते हो, कैसे एनालिसिस करते हो। तब तक इसको रिवाइज कर लेना। और जो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया एक आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, यू हैव टू डू दैट। For example, you have to just note it down and you have to calculate these values. This is the singly reinforced section. You have to calculate the compressive force for this particular beam when, let's say that this is the steel provided. At this particular level, the steel is provided, which is like this. 1, 2, 3. Now, in this portion, the steel is provided. This is homework for you. You have to do this by yourself so that you can get the confidence कि ये हो जाएगा मुझसे। यहाँ पे टेंसाइल फोर्स आएगा FT, फाइन। स्ट्रेस डायग्राम इसका अगर आप बनाओगे तो they are saying that the stress diagram is like this. This is triangular and then it will become a straight line like this. So they are saying that the stress diagram is something like this, and the strain diagram is linear always because it has to be linear. The strain diagram you have no option, you have to keep it linear only because in every case in any assumption you have to consider it linear. ये strain हो गया। Now fix the values also. Let's write the values. यहाँ से values लिख लेते हैं। ये मेरा यहाँ आ गया, this is my section, and यहाँ से strain हो गया, constant था, फिर उसके बाद बढ़ता चला गया। यहाँ पे this value of stress they are saying that this is 0.40, बल्कि ऐसे लिखो, आपसे कहा जाता है कि आपका जो वैल्यू था वो FC के था क्यूब स्ट्रेंथ, दिस वाज क्यूब स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ। इस क्यूब स्ट्रेंथ पे आपने दो बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया 1.2 का, इसका मतलब आपकी जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी डिजाइन की FC के डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 1.2, ये वैल्यू आपकी निकलेगी, और ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रखोगे, ये आपकी FD लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज योर FD, ये FD आएगा यहाँ पे, फाइन। स्ट्रेन की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, आपसे कहा है दिस वैल्यू इज 0.002 एंड दिस वैल्यू इज 0.0030, दिस इज 0.0030। द क्वेश्चन फॉर यू इज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ टेंसाइल स्टील, स्टील का फोर्स निकालना है, और यू हैव टू कैलकुलेट द कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स निकालना है। स्टील में जो आपका यहाँ पे स्ट्रेन दिया है ये Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002 दिया है, दिस इज द वैल्यू। तो आपको सारी चीजें यूज करके यू हैव टू कैलकुलेट दिस कंप्रेसिव फोर्स एज वेल एज द टेंसाइल फोर्स, दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करके नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कैलकुलेट करना है इसको और इसका आंसर निकाल लेना है। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन बना दिया है जस्ट कि आपको पता लग जाए, आप सॉल्व कर लो
और उसके बाद मुझसे डाउट सेशन में क्लियर कर लेगा, पूछना सर ये आंसर आ रहा था, चेक कर लेंगे, 4-5 आंसर मैच कर गए तो हो गया काम, क्योंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन बनाया ना, मैं तो अभी सॉल्व थोड़ी करूंगा इसको भी, ठीक, क्योंकि मुझे अब पता थोड़ी आंसर तो निकाल के देखना पड़ेगा, तो आप 4-5 निकाल लो, दिक्कत होती है तो आई सॉल्व इट इन द क्लास, इज नो इशू, बट इसको करना जरूर, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप से कुछ भी घुमा फिरा के पूछते हैं, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द थिंग कि क्या करना है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जस्ट कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चंस यू कैन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई विल गिव यू इन द क्लास आल्सो, अलग से भी अगर आपको कहीं से भी करना है कोई बुक उठा के, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन कर सकते हो ना, क्वेश्चन के लिए ग्रीड रखो, क्वेश्चन के लिए चाहत रखो, क्वेश्चन जहां मिलेगा वहां लगाऊंगा मैं, जितने क्वेश्चन लगाओगे एग्जाम में देखे क्वेश्चन मिल गए तो टाइम बचता है और क्वेश्चन हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।